आत्मा नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल सोल, शिवो हम ट्रिपल टी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंसेस्ट्रल कर्मा, पितृदोष। ये कैसे लगता है, कहाँ से आता है, हमें क्या करना चाहिए, इसके निवारण के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो मैंने अभी तक जो समझा है, सीखा है, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आपकी परसेप्शन बिल्कुल अलग हो, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। सो मुझे जो सही लगता है वो मैं शेयर करती हूँ। आपको रेजोनेट करता है तो आप एक्सेप्ट करें, अदरवाइज जाने दें। राइट। तो चलिए मान लेते हैं कि हम अपने इसी जन्म को लेते हैं। हमने ये जन्म लिया, हम इस जन्म में पैसे, पावर, मतलब 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। हमें उससे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता और उस पैसे और पावर के लिए हम लोगों को चीट करते हैं, धोखा देते हैं। बस किसी भी तरह हमें मैक्सिमम पावर एंड पैसे एक्यूमुलेट करने हैं। तो ये जो दूसरों को धोखा और चीटिंग और या किसी भी तरह की बेईमानी से जो हम पैसे कमाते हैं या किसी और वे में हम किसी को चीट करते हैं, तो ये जो एनर्जी होती है और इस एनर्जी से जो हमें इनकम होती है किसी भी वे में, और उसको जो ग्रहण करते हैं, मीन्स सपोज हमारी अर्निंग को जो यूज कर रहे हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, तो उनके अंदर भी ये एनर्जी, जो चीटिंग के संस्कार थे, जिस गलत वे में हमने पैसे कमाए, उसकी एनर्जी वो फ्लो करती है, मतलब उनके डीएनए में भी चली जाती है और ये संस्कार मल्टीपल जनरेशंस में कैरी ऑन होते रहते हैं। राइट। क्योंकि अगर जाने अनजाने किया है तो भी वो संस्कार, वो चीटिंग की एनर्जी जाएगी, और अगर जानबूझकर किसी को परेशान करके हमने किसी का घर हड़प लिया, किसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया और उसने हमें कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया हमारे लिए, और तो वो भी हमारे जनरेशन्स में चली जा रही है। मतलब हमारे कर्म थे, एक्टिवली हमने वो कर्म किया, पैसिवली हमारे जनरेशन में वो चला जाता है और जन्मों जन्मों तक वो कैरी ऑन रहता है। और हम जो होते हैं फ्रेंड्स, पैसे एंड पावर के पीछे तब तक भागते रहते हैं जब तक हम 3D मैट्रिक्स में फंसे रहते हैं। 3D मतलब थर्ड डायमेंशन तक हम फंसे रहते हैं। थर्ड डायमेंशन तक जब तक हमारी सोल की लेवल रहती है तब तक हमें कुछ समझ नहीं आता। बार बार जन्म लेते हैं, किसी तरह सरवाइव करना है, मैक्सिमम पैसे, पावर, मतलब जैसी दुनिया चल रही है उसमें मैक्सिमम फिट होने की कोशिश करते हैं, बाकी कुछ समझ नहीं आता। और यहाँ से अगर शरीर छोड़ते हैं, हमने अपनी जनरेशन को, आने वाली कई पुश्तों को हमने वो संस्कार दे दिए, वो चीटिंग की एनर्जी दे दी, वो जिसको 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 धोखा दिया, उससे जो भी मिला वो भी हमने उनमें डाल दिया। और फिर हम इस शरीर, ये फिजिकल बॉडी छोड़ देते हैं और जब ऊपर रेल में जाते हैं, फिर हम मल्टीपल लाइफ्स, हो सकता है अलग कंट्री में ले, अलग लीनेज के साथ ले, अलग जनरेशन में ले, और वहां पे भी हम फिर यही सब करते हैं। जब तक हमारी सोच, हमारी लेवल 3D तक रहती है, तब तक हम लगातार सोचिए तो कर्मा ही जनरेट करते रहते हैं, क्योंकि हमें और कुछ नहीं समझ में आता, बस किसी तरह सरवाइव करना है और बेस्ट वे में फिट होना है इस 3D में। बट जैसे ही हमारी लेवल 4D तक जाने लगती है, 4th डायमेंशन तक आने लगती है, तब हमारी सोल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, स्पिरिचुअल जर्नी की कॉलिंग स्टार्ट होती है फ्रेंड्स। तो 4D से पहले जो हमने 3D में मैक्सिमम लाइफ्स लिए हैं, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कहाँ कहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स कर्मा क्रिएट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे। तो कुछ मैं एग्जांपल्स दूंगी फ्रेंड। एग्जैक्टली वैसा होना सबके साथ जरूरी नहीं है, बट ये होता है, ये हुआ है किसी न किसी के साथ। बट पॉसिबिलिटीज अनंत है, संभावनाएं अनंत है। तो हम किसी एक चीज के लिए स्टिक नहीं रह सकते, बट सिर्फ समझाने के लिए मैं ये बता रही हूँ। सपोज 3D के लाइफ में, किसी लाइफ में हमने जन्म लिया, मान लीजिए एज ए हलवाई जन्म लिया, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, हलवाई थे, बहुत बड़ी शॉप थी हमारे यहाँ, बहुत सारे छोटे बड़े लोग काम भी करते थे। बट हमारा जो नेचर था बहुत संकीर्ण था, मैक्सिमम पैसे बचा लेने, मैक्सिमम रेट पे मिठाइयाँ बांटनी, जिस भी एजेस में हमने जन्म लिया हो उसके हिसाब से लोगों से ज्यादा वसूल करना, क्वालिटी लो देना, या फिर किसी भी तरह से बस, मतलब अच्छी सर्विस नहीं देके मैक्सिमम सिर्फ रिसीव करने की सोचना। अब सपोज हमने उसी लाइफ में, जिनको, जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उनको हम जो, मतलब इतनी सारी मिठाइयाँ दुकान में अवेलेबल है लेकिन हम एक मिठाई खाने नहीं देते। राइट। सपोज किसी के एक मिठाई खाने से प्राण बच सकते थे, बट हमने नहीं दिया बिना पैसे,
और उसके सामने उसके सपोज किसी बच्चे की या किसी भी फैमिली मेंबर की, या वो बेचारा इतना गरीब था कि एक मिठाई नहीं खरीद सकता था, बट उसको मिठाई खिलानी बहुत जरूरी थी, बट वो नहीं खिला पाया। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। अब आप ये क्वेश्चन मत करना कि ये कौन सा तर्क है, बट हाँ जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ कि वो नहीं खिलाया पाया, उसकी जान चली गई। किसी को मतलब अपने घर में इतनी बड़ी दुकान, घर के बाहर जनरली दुकानें रहती थी, दुकान में बैठे हैं, किसी गरीब की इंसल्ट कर दी, किसी साधु संत की इंसल्ट कर दी, मतलब अपने पैसे एंड पावर के घमंड में कुछ भी नहीं देखा। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? जो एक मिठाई के कारण जिसके प्राण चले गए, क्या वो ये नहीं बोल सकता है, आपको कर्ज दे सकता है कि तुमने एक मिठाई के लिए इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हारी 7 पुश्ते या तुम्हारे परिवार में लोग मिठाई खाने के लिए, तुम्हारे परिवार में लोग जी भर के मिठाई खाने के लिए तरस जाएंगे, मिठाई रहेगी सामने पर खा नहीं पाएंगे, राइट? कोई ये बोल सकता है कि तुम जिस घर का घमंड कर रहे हो, जिस घर के सामने बैठ के तुम इतनी आर्ग्यू कर रहे हो और एक पैसे का दान नहीं दे सकते, तुम्हारे यहाँ लोग पैसे दे के दूसरों के मोहताज रहेंगे, दूसरे के घरों में उनको रहना पड़ेगा, ये अपने घर की शान तुम्हारी चली जाएगी और तुम ऊपर से अपनी पुश्तों को कष्ट में देखोगे। कोई ये कह सकता है कि जिस बिजनेस का तुम घमंड कर रहे हो कि तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है, लोग तुम्हारे अंडर काम कर रहे हैं और तुम इतने लोगों के मालिक बने हुए हो, तो ये बिजनेस भी तुम्हारा नहीं रहेगा और तुम्हारे परिवार में लोग बिजनेस का मुंह तक नहीं देखेंगे। जैसे तुमने हमें गुलाम बनाया, वैसे तुम्हारा परिवार अब गुलामी देखेगा। तो फ्रेंड्स, ये सब जो आत्मा का कष्ट होता है, ये मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ कैसे जनरेट होते हैं कर्ज, बद्दुआएं। ये एंसेस्टर्स कर्मास क्या है? ये किसी की बद्दुआ ले लेना, कुछ ऐसे काम कर जाना जिससे कि आपके जनरेशन में कोई एक ऐसी बड़ी बीमारी चली आ रही है जो आप देखते हैं कि पुश्तों दर पुश्तों, जनरेशन बाय जनरेशन आपकी कैरी हो रही है। तो जिसने बोला कि आपको, आपके पूरे परिवार में कोई मिठाई नहीं खा सकेगा सामने देख के भी, तो उसने क्या कर दिया? इसका बेस्ट सोल्यूशन यूनिवर्स के पास क्या होगा? वो उसकी बात पूरी करने के लिए वो क्या करेगा कि हाँ, ऐसा कोई चीज आपके डीएनए में फिट किया जाएगा जिससे उसकी ये बात सही साबित हो। तो अगर आपके फैमिली में कंप्लीटली जनरेशन बाय जनरेशन डायबिटीज आ रहा है, तो क्या ये रिलेट नहीं करता कि डायबिटीज में सबसे पहले हम मिठाई खाना, मीठा खाना बंद कर देते हैं। कितने भी पैसे हो आपके पास, आप इंसुलिन लेते हो, मिठाई नहीं खा पाते हो, राइट? अगर आपको बोला जाता है, किसी किसी फैमिली में देखते हैं कि बहुत पैसे हैं पर वो घर नहीं बना पाते, उनकी मजबूरी, चाहे मजबूरी बोल लो या कोई भी रीजन बोल लो, बट वो भाड़े के घरों में ही रहते हैं उनकी सारी जनरेशन्स। कुछ ऐसा होता है, चाहे तो उनकी शिफ्टिंग जॉब होती है या कोई भी, मतलब वो जो कर्ज वहां से मिला था, उस लाइफ में हमने जनरेट किया था, वो कैसे न कैसे फुलफिल हो रहा है। किसी के यहाँ आप देखोगे तो सारे लोग बिजनेस, एक भी बंदा बिजनेस नहीं कर रहा, मेल काउंटर, सारे के सारे जॉब में हैं, चाह के भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस फेल हो जाता है। जॉब अच्छी कर रहे हैं बट बिजनेस जहां स्टार्ट करते हैं बिजनेस फेल हो जाती है। जनरेशन बाई जनरेशन चल रहा है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, एक्चुअली ये जो हमने वहां पे उस लाइफ में जो चीजें जनरेट की, अगर हमें इसी टाइप के कर्ज दिए गए हैं किसी के द्वारा, तो ये कर्ज हमारी डीएनए में उतरता है और इस जनरेशन में, इस लीनेज में जितने भी लोग हमारे बाद जन्म लेंगे, उनके सारे डीएनए में ये चीजें रिपीट होंगी, चलते जाएंगी, जो भी कर्ज लिया है। तो बहुत पॉसिबिलिटीज होती है कि कर्ज वाली एनर्जी हेल्थ के फॉर्म में, करियर के फॉर्म में, रिलेशनशिप के फॉर्म में, चाइल्ड इश्यूज के फॉर्म में, किसी भी तरह की चाइल्ड इश्यूज हो सकती है, घर में शादियां नहीं हो रही है, घर में बच्चे बड़े नहीं हो पा रहे, मतलब मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, रिलेशनशिप सही नहीं रह पा रहे हैं, डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सेपरेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर मतलब किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज आती है तो बहुत सीवियर हेल्थ इश्यूज जैसे कैंसर, मतलब जानलेवा बीमारियां होती है परिवार में। देखेंगे कि हाँ, इनको भी हुआ था, इनको भी हुआ था, मतलब आप अपने फैमिली में देखोगे तो बहुत सारे मल्टीपल लोगों को वो चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। तो ये जो चीज़ें चली आ रही है, ये कहीं से जनरेट हुई थी। तो जनरेट होने का एक बहुत छोटा सा रीजन, पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई कि उस वे में वो जनरेट हुई होंगी। एग्जैक्टली वो नहीं हुआ होगा, लेकिन जस्ट मैंने बताया कि ऐसे जनरेट होती हैं चीज़ें, और ये कहीं ना कहीं हुई है ये इस टाइप की चीज़ें, बट सारे लोगों के साथ सेम चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती, राइट? अब जिसने ये
क्रिएट किया, मान लो हमारे ही द्वारा क्रिएट हुआ, बट हम तो 3D मैट्रिक्स में थे, हम तो अपने ईगो एंड अहंकार में बह रहे थे। हमने तो गौर ही नहीं किया कि हम किसी की सोल को इतनी तकलीफ दे सकते हैं कि वो हमें कर्ज दे सकता है, हमारी जनरेशन के लिए हमें कर्ज दे सकता है। हमने ये शरीर छोड़ दिया, फिजिकल बॉडी छोड़ दी, ऊपर गए, फिर हमने मल्टीपल लाइफ्स अपनी प्लान की, हो सकता है दूसरी कंट्रीज में, दूसरे लीनेज में, सब जगह हम ऐसे ही बहते चले गए, मतलब मल्टीपल लाइफ्स 3D में लेते चले गए, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। अब यहाँ पे ये है कि हमने जो एक लीनेज में अपना कर्मा जनरेट करके उस लीनेज को वो गलत एनर्जी दे दी हमेशा हमेशा के लिए, अब उस लीनेज में वो आत्माएं जन्म लेंगी। अब देखिए पॉसिबिलिटीज, आपके मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर ठीक है हमने वो क्रिएट किया तो हम रिस्पॉन्सिबल थे, सपोज हमने क्रिएट नहीं किया और हमारे किसी एंसेस्टर्स ने वैसा क्रिएट किया और हम फिर वहां पे क्यों जन्म लिए, हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसको कैरी ऑन करने का। तो फ्रेंड्स जरूरी नहीं आप उस लीनेज से कनेक्टेड हो पहले से ही, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती है कि हम सेम लीनेज में बार बार जन्म लेते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती है। बट फिर भी क्या होता है कि अगर हमारा खुद का कर्मा किसी और जगह हमने ऐसे जनरेट किया होता है कि हमें एक लाइफ डायबिटिक बन के लेनी होती है, कुछ लाइफ्स में हमें होमलेस रहना पड़ता है, कुछ लाइफ में हमें जॉबलेस रहना पड़ता है। अगर हमारी ऐसे हमने कर्मा रिजॉल्व करने के लिए चूज की है वो लाइफ जहाँ पे ऐसे स्टोरी फिट कर रही है, बात समझ रहे हो आप? इसको ऐसे समझो, सपोज एक सोल को अभी लाइफ बर्थ लेना है अर्थ पे, उसको डायबिटिक भी होना है, उसको होमलेस भी होना है, उसको जॉबलेस भी होना है, फैमिली में भी डिस्प्यूट, फैमिली में भी अशांति चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे लेसन उसको कवर करने हैं इस लाइफ में। तो उसके लिए क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज होगी, वो इस जनरेशन को चूज करेगा जहां पे इतने सारे कर्ज ऑलरेडी चल रहे हों, तब यहाँ पे उसके लेसन्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। सब वो सोल इस फैमिली लाइन में बर्थ लेगी और इन सबको कैरी करते हुए, इन सबको अनुभव करते हुए अपने लेसन्स लेगी। फ्रेंड्स बिना रीजन के कोई भी गलत फैमिली में या फिर इतने कर्स्ड फैमिली में या जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेशंस में चली आ रही हो वहाँ पे जन्म नहीं लेना चाहता, कोई भी नहीं लेना चाहता अनटिल अनलेस किसी को सॉल्व करना हो। कोई मास्टर सोल चाहती है कि इस पूरी फैमिली लाइन को, उस फैमिली लाइन में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ महान आत्माएं भी हो सकती हैं जो चाहती है हमारी पूरी फैमिली लाइन क्लियर हो जाए, पूरी रिफॉर्म हो जाए, तो कुछ मास्टर सोल्स भी उनकी हेल्प करती है और जो जिनके कर्मा है वो उसमें जन्म लेती है और जिनके कर्मा नहीं होते वो सोल्यूशन के लिए वहां पे जन्म लेती है। अब देखिए फ्रेंड, जिसने क्रिएट किया था सारा कर्मा वो अभी मल्टीपल लाइफ 3D में डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट फैमिलीज जनरेशंस में ले रहे हैं, पर जैसे ही उनकी ग्रोथ 4D पे होती है, 4th डायमेंशनल पे होती है, वहां पे स्पिरिचुअलिटी स्पार्क करती है। वहां पे एक्चुअली 4D में लोगों को, सोल को समझ आता है कि फ्रॉम वेयर वी हैव कम हियर, कहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हमारा ओरिजिन है और हमें कहाँ जाना है अल्टीमेटली इस सोल का गोल क्या है। ये पैसे कमाना, हर बार जीवन लेना, बड़े होना, शादी करना, बच्चे करना, उनकी शादी करना, दिस इज नॉट द अल्टीमेट गोल। सोल बार बार क्यों अटक रही है? जब ये समझ, सेल्फ रियलाइजेशन का एक भी अगर उनमें स्पार्क हो गया ना, तब वो समझती है कि ओके मुझे इससे बाहर निकलना है और उसे ये ज्ञान आना स्टार्ट हो जाता है कि जितने भी मेरे संचित कर्माज हैं, अब मुझे जितना भी जीवन लेना पड़े, अब मैं सबको क्लियर करूंगा। अभी तक वो क्या कर रही थी सोल? अभी तक जस्ट फिटेस्ट, मतलब बोलते हैं ना कि सरवाइव करने की दौड़ में थी वो, कि कैसे मैं सबके बीच में हाई स्टेटस मेंटेन करूं, हाई ये करूं, किसी भी तरह से ये करूं, किसी भी तरह से अच्छा से अच्छा जीवन जी के ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के लिए जमा करके शरीर छोड़ूं। बट अब उसको समझ में आता है मैक्सिमम सोल की ग्रोथ करूं, मैक्सिमम नॉलेज लूं और मैक्सिमम कर्मा बैलेंस करूं। ये उसको 4D में समझ में आने लगता है। तब जिन भी लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स, वो सबसे पहले उनका ध्यान एंसेस्टर्स कर्मा की तरफ खींचा जाता है, अगर उनके द्वारा वो कर्मा कभी जनरेट किया गया हो। जैसे यहाँ पे मैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि अगर हमने खुद कर्मा जनरेट किया था तो 4D में आते आते या 4D में जब इन कर जाते हैं तो हम खुद ही भार लेते हैं, खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने उन कर्मा को, एंसेस्ट्रल कर्मा को हील करने का। हमारे शोल्डर पे ही वो दायित्व रहता है कि हमने जो क्रिएट किया है उसको हम क्लियर करें। कैसे क्लियर करेंगे? हम खुद ही एक बच्चे बन के उस फैमिली में जन्म लेते हैं जहाँ दादा परदादा बन के हमने कभी कर्मा क्रिएट किया था, राइट। तो बहुत बार ये सच्ची घटना है फ्रेंड्स, देखा गया है
कि जो सोल आज जन्म ली है वो बहुत पहले कभी दादा या परदादा बन के आ चुकी है उस फैमिली लाइन में। तो ये सोल वापस इसलिए आती है कि उसको कहीं ना कहीं अपने कर्मा रिलीज करने हैं जो उसने क्रिएट किए थे। उसके बाद उनकी संतान कष्ट पाते आ रही है, तो यहाँ पे आके वो अपने एंसेस्टर्स कर्मा को क्लियर करती है, क्योंकि उन्होंने क्रिएट किया है तो वो क्लियर बहुत अच्छे से कर सकती है। जब वो खुद सोल्स जिनके साथ भी किया उनकी सोल के साथ वो फॉरगिवनेस करती है तो वो असर करता है, रादर देन कि और कोई लोग करेगा तो इफेक्ट कम होगा, बट जिसने जनरेट किया है वो फॉरगिवनेस करते हैं तो बहुत जल्दी क्लियर आउट होता है। तब ऐसे केसेस में वो वापस उस फैमिली लाइन में जन्म लेती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके हॉरोस्कोप में अगर एंसेस्टर्स कर्मा आ रहे हैं तो यू शुड क्लियर इट आउट। कहीं ना कहीं क्या तो आप ही का बोया हुआ है या फिर स्ट्रॉन्ग सोल है, तो भी आप इस फैमिली लाइन की क्लियरेंस के लिए आप आ सकते हैं, एज ए सर्विस आप आ सकते हैं। हॉरोस्कोप के बिना आप कैसे जान सकते हैं कि कुछ पितृदोष है या नहीं है? तो मल्टीपल अगर प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आपके जनरेशन में आ रही है, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, जॉब वाइज, करियर एंड बिजनेस, फैमिली इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, बच्चों के जन्म के साथ जुड़े हुए कुछ बच्चों की बीमारियां, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे एंसेस्टर्स कर्मा स्ट्राइक करता है और एंसेस्टर्स कर्मास होने के मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। तो आपको हीलिंग जरूर लेनी चाहिए, जिससे कि अगर आप हील होते हो तो आपके आने वाली जनरेशन भी हील हो जाती है। ये पूरी की पूरे जो भी कर्स वाउस जो भी होते हैं, ये पूरे के पूरे आपके ब्लड लाइन से, आपके लीनेज लाइन से क्लियर हो जाते हैं और आने वाली फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और, कर्सेस के साथ कुछ वाउस भी जुड़े रहते हैं। सपोज हमने किसी जन्म में किसी तरह की शपथ ली कि हाँ मैं तुम्हारी किसी सोल के साथ कि तुम्हारी ये हेल्प करूंगा, तुम्हारे इस काम आऊंगा, या किसी देवी देवता इष्ट किसी भी चीज़ों के साथ हमने कोई शपथ बांध ली हो, कोई वाउ क्रिएट कर लिया और हम उसे फुलफिल नहीं कर पाए हों, तो भी वो जनरेशन में बहते जाता है जब तक कि उसे क्लियर नहीं कर दिया जाता है। चाहे उसमें क्या होता है कि उसमें अगर हमारे जनरेशन के बीच में, हमारे फिर से रीबर्थ लेने के बीच में अगर कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट में आके अगर वो वाउ कंप्लीट कर देती है, या फिर हम ही खुद आते हैं उस शपथ को कंप्लीट करने के लिए, तो एक कर्सेस के साथ साथ किसी तरह की किसी से की हुई प्रॉमिस भी अगर रह जाती है तो वो भी एंसेस्टर्स कर्मास में उसकी एनर्जी चली आ रही होती है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होती तब तक वो हमें हमारे जनरेशंस को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करके देती है, ताकि किसी न किसी सोल का ध्यान जाए कि कुछ रहा होगा तभी हमें इतनी प्रॉब्लम आ रही है। इसका मेन यही होता है, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा, आपका अट्रैक्शन लेना चाहता है कि यहाँ पे फोकस जाए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोक रही है आगे बढ़ने से, समझ रहे ना। तो आप देखिए कि आपके आसपास क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो फ्रेंड, इन नटशेल, अगर आपके आसपास, आपके जनरेशन, आपकी फैमिली में लगातार ऐसी प्रॉब्लम चलती आ रही है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, बच्चों के बर्थ से लेके बच्चों की शादियों से लेके इस टाइप के कुछ भी अगर चलते आ रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। या फिर अगर आपको ड्रीम में आपके डेड रिलेटिव्स बहुत नज़र आते हैं, तो भी ये संकेत है कि उनको हीलिंग चाहिए, उनको मुक्ति चाहिए और आप उनके लिए कुछ करोगे। एक चीज़ बात फ्रेंड्स हमेशा ध्यान में रखना, सपोज आप 3-4 सिबलिंग्स हो, राइट, एंसेस्टर्स कर्मा फैमिली में चला आ रहा है, बट आप ही को क्यों दिखते हैं? क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज है, जैसे मैंने अभी तक डिटेल दिया, क्या तो ये कर्मा आप ही का जनरेट किया हुआ है, या फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं इस फैमिली में बॉर्न लेके मैं इसको हील करूंगा, क्योंकि मेरी ये स्पिरिचुअल जर्नी है तो मैं कर पाऊंगा। और कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी 4D के लायक हो रही है या हो चुकी है, तभी आपको डेड रिलेटिव्स दिखते हैं। जरूरी नहीं आपकी फैमिली में सबको दिखते हैं, अगर आपको दिखते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आगे बढ़िए और एंसेस्टर्स कर्मा को हील कीजिए, क्योंकि ये सारी जर्नी हर एक सोल के साथ पीस क्रिएट करने की जर्नी है। तो जो हमने बोया था या हमारे जिन्होंने बोया था, उन सोल्स के साथ हमें पीस क्रिएट करना है, जिससे कि हमारे चाहे तो हमारे पास सेल्फ की या अदर एंसेस्टर्स की मुक्ति हो सके, उनकी हीलिंग हो सके। तो यू मस्ट ट्राई टू डू सम एंसेस्टर्स हीलिंग। एंसेस्टर्स हीलिंग आप मेरे से भी करवा सकते हो, तो हम ग्रुप में भी हीलिंग देते हैं एंड 1-to-1 हीलिंग भी देते हैं। अगर आप खुद करना चाहो तो ग्रुप ज्वाइन करके जब एंसेस्टर्स कर्मास के सेशंस होते हैं आप वहाँ आ सकते हो,
वहाँ हम एंसेस्टर्स ट्री पे हीलिंग करवाते हैं, सिंबल्स करवाते हैं एंड फिर हम डीप मेडिटेशंस में लेके जाते हैं जहाँ पे आपके सारे एंसेस्टर्स को बुला के उनके सारे कर्सेस एंड वाउस कंप्लीट करवाते हैं एंड उनके साथ एनर्जी कॉर्ड कटिंग, उनके स्पिरिचुअल टीम के साथ मर्जिंग एंड उनका डिटैचमेंट, सारा प्रोसेस होता है, बहुत डीप प्रोसेस होता है। फिर 21 डेज तक आपको क्या करना है वो गाइड किया जाता है। एंड हाँ, इसमें एक मैं फैसिलिटी देती हूँ कि जब आप लाइव मेरे साथ करते हो या लाइव नहीं करते हो, जिस समय एंसेस्टर्स कर्मा की हीलिंग मेडिटेशन या जो भी सेशन आपने मेरे साथ लिया है, उसके बाद उसी समय लाइव में एक रीडिंग देती हूँ जिसमें पता चलता है कि बिफोर ज्वाइनिंग द सेशन क्या आपकी कर्मा एनर्जी थी और आफ्टर डूइंग सेशन क्या आपकी हीलिंग एनर्जी है, कितना रेसिड्यू है। और 21 डेज के बाद अगेन एक फ्री चेकिंग देती हूँ जिसमें बताती हूँ कि कितना रिलीज हो चुका है, कंप्लीट रिलीज हो गया है या थोड़ा सा आपको और करना है। तो ये एक बेनिफिट रहता है अगर आप मेरे से लेते हो। तो अगर आपको मेरे से लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड हाँ, इस वीडियो के साथ एक छोटा सा ग्लिम्स वीडियो मैं आपके लिए दे रही हूँ सो दैट कि आपको इसका रिव्यू मिल सके कि जो हमारे सेशन चलते हैं वो कितने इफेक्टिव हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो वो रिव्यू देखिए आप और फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आत्मा नमस्ते। मेरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू एंसेस्ट्रल मेडिटेशन एंड एंसेस्ट्रल हीलिंग। बिफोर 5 to 6 months मुझे एक रिकमेंडेशन मिली थी कि यू नीड एंसेस्ट्रल हीलिंग। तो मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे और हीलिंग्स मोडालिटीज़ के बारे में पता था, लेकिन इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो जब अब आई वाज सर्चिंग कि क्या किया जाए, किससे कराया जाए, ये होता क्या है और क्यों कराना होता है, तो मुझे एक चैनल मिला जिसका नाम है ओम शिवोहम 333, जो कि सीमा मैम का है। तो उसमें उन्होंने एंसेस्ट्रल मेडिटेशन के बारे में डाला हुआ था। 2-3 मेडिटेशंस थे, तो मैंने वो मेडिटेशंस किए। आफ्टर दैट मेडिटेशन मुझे बहुत रिलीफ मिला उससे, लेकिन मेरी अभी भी जो हेल्थ कंडीशन थी वो इतनी इम्प्रूव नहीं हो पाई थी। तो देन उसमें उनका एक लिंक दिया था व्हाट्सएप ग्रुप का। देन आई जॉइंड हर ग्रुप और मैं उनके पोस्ट देखती रही। देन शी पोस्टेड अबाउट एंसेस्ट्रल हीलिंग, तो मुझे क्लिक किया कि मुझे तो उसकी ज़रूरत है। देन आई आस्क्ड सीमा मैम अबाउट दिस। तो उन्होंने मेरी सबसे पहले एनर्जी रीडिंग की कि वेदर आई नीड और नॉट। तो आफ्टर डूइंग एनर्जी रीडिंग उन्होंने बोला कि विजेता, तुम्हें एंसेस्ट्रल मेडिटेशन की ज़रूरत है और जब तुम ये हीलिंग्स करोगी तो जो भी तुम्हारे लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं वो सही हो जाएंगे और हेल्थ की कंडीशन में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। देन आई जॉइंड हर क्लास, जिसमें उन्होंने 2 दिन का इंटेंस मेडिटेशन कराया, एंसेस्ट्रल ट्री बनवाया, माय फादर माय मदर्स नेम, फिर उनके एंसेस्टर्स, ऐसे करके हमने पूरा ट्री बनाया। देन वी कनेक्टेड विद आवर एंसेस्टर्स, जिससे कुछ भी अगर मेरा रहा हुआ है या उनकी कोई चीज़ रही हुई है जो हमें कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है, वो जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो सबको अपनी अपनी लाइफ की गाइडेंस मिलती है कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो जब मैंने मेडिटेशन 2 दिन का करवाया, उसके बाद जब सीमा मैम ने मेरी एनर्जी रीडिंग की तो उन्होंने बोला कि विजेता, बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया है, अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू फॉर नेक्स्ट 21 डेज, यू हैव टू डू एंसेस्ट्रल हीलिंग। तो आई आस्क्ड कि एंसेस्ट्रल हीलिंग क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, हम अपने एंसेस्टर्स को एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस, एक साकार जिसको बोलते हैं, वो हम देते हैं। तो वो 21 डेज फॉर 20 to 20 मिनट्स मैक्स हमें करना होता है। जब मैंने वो हीलिंग शुरू की तो वो जो हीलिंग करते करते उनको तो हीलिंग मिल ही रही थी, लेकिन जो मैं लाइट होती चली गई, मेरी हेल्थ कंडीशन इम्प्रूव होती चली गई और मुझे समझ में आया मेरे बहुत सारे जो ब्लॉक्स थे लाइफ में वो खुलते चले गए। कुछ करियर ब्लॉक्स थे, मैं करियर में आगे नहीं बढ़ पा रही थी। हेल्थ ब्लॉक्स थे तो मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने लग गया। तो इस तरीके से सीमा मैम ने मेरी बहुत हेल्प की। और जब मैं 21 डेज़ के बाद मैंने उनसे पूछा कि मैम क्या मैं स्टॉप कर दूं हीलिंग करना, तो उन्होंने फिर से मेरी एनर्जी रीडिंग की और उन्होंने बोला कि अभी भी थोड़ी सी हीलिंग रही हुई है तो आपको और हीलिंग करनी पड़ेगी जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। और जब वो कंप्लीट हो गया तो मेरी हेल्थ कंडीशन बहुत इम्प्रूव हो गई और बहुत लाइट फील हो रहा है। तो थैंक यू सीमा मैम को कि वो इतने अच्छे सेशंस ऑर्गेनाइज करती हैं टाइम टू टाइम, और उनका एंसेस्टर वाला जो मैंने अटेंड किया वो बहुत पावरफुल है। अगर कोई भी अपनी लाइफ में किसी भी पार्ट में स्टक है,
वो फैमिली हो, हेल्थ हो, बिजनेस हो, आप आराम से उन सारी चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू।